इस खास डिस्कशन में, क्योंकि हम जिस तरह से देख रहे हैं कि आज पावर स्पेस में आप कोई भी ले लें, चाहे वो जनरेशन हो, ट्रांसमिशन हो या फाइनेंसिंग हो, सारा स्पेस बजिंग है। और ना सिर्फ ये इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन से जुड़े हुए वाइट गुड स्पेस, उनमें भी एक अच्छी अप मूव है, अच्छी खासी अप मूव है। मेरा सवाल पहले आपसे होगा रुपेश, क्योंकि ये स्पेस कहीं ना कहीं थोड़ा सा अंडर ओन तो था, लेकिन अब जिस तरह से यहाँ बस की बात की जा रही है, बड़ा ट्रिगर है कि शायद इस साल रिकॉर्ड लेवल पर गर्मियां होंगी, उसके पावर कंजम्पशन, पावर डिमांड ज्यादा होगी। दूसरी बात है, बड़ी एक रीजन है कि एक कैबिनेट की अप्रूवल आनी है मेगा पावर पॉलिसी पर भी। आप क्या व्यू बना रहे हैं इस वक्त इस स्पेस पर? या गुड आफ्टरनून। डेफिनेटली जो पावर में अगर आप लास्ट 2-3 महीने में देखेंगे तो पावर जनरेशन और डिमांड में काफ़ी अच्छा ग्रोथ आई है। जो थोड़ा सा स्लगिश था, जो अक्टूबर नवंबर में थोड़ा स्लगिश था, लेकिन लास्ट 2 महीने से हम देख रहे हैं कि 9 to 10% का ग्रोथ दिख रहा है और नेक्स्ट 2-3 महीने तक ये कंटिन्यू रहेगा। और अगर बात करते तो और आरई का जनरेशन काफ़ी नीचे है और बाकी जनरेशन सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो मुझे लगता है जो कन्वेंशनल प्लेयर है, जो कोल बेस्ड रिलेटेड है, उस कंपनीज का जनरेशन और पीएलएफ में अच्छा इंप्रूवमेंट आएगा और उससे उनको ज़्यादा अच्छा इंसेंटिव्स और उनको जो अदर इनकम मिलता है वो मिलेगा, तो उसका अर्निंग अच्छा आ सकता है। तो ओवरऑल जो सेंटिमेंट बना है पावर सेक्टर में, जो भी कैबिनेट में जो अमेंडमेंट 2003 एक्ट का है, अभी मेगा पॉलिसी एक्सटेंड किया है और सीआरसी ने भी काफी अच्छे मूव्स लिए, तो लगता है कि कहीं ना कहीं जो स्पेस एसेट है और जो कन्वेंशनल प्लेयर्स है उनको बेनिफिट रहेगा नेक्स्ट 2-3 साल तक। ओके, ठीक है। तारिक है, ये आपसे क्वेश्चन होगा। बीच में हमने देखा था कि जब पावर कंजम्पशन एकदम से बढ़ गया था तो कोयले की स्केर्सिटी हो गई थी, और ये रिसोर्सेज ऐसे होते हैं कि आप एक दिन में बढ़ा नहीं सकते, बहुत जल्दी जल्दी चेंजेस होते नहीं हैं। गवर्नमेंट ने थोड़ा प्री प्लान किया हुआ है इस बार कि अगर पावर शूट अप होगा तो हम प्रेफरेंशियल ऑर्डर में फिर से पावर कंपनीज को देंगे कोयला। ये सफिशेंट है या फिर और कुछ करने की भी ज़रूरत है? गुड आफ्टरनून, थैंक यू फॉर कॉलिंग मी। सो इस सेक्टर में कोयला जैसे आपने मेंशन करा, तो अभी इसकी स्कैरसिटी है, बट शॉर्ट टर्म में व्हाट इज हैपनिंग कि जो कोयला का जो ट्रांसपोर्ट है, जो फ्रेट, वो अटका हुआ है। तो कोल इंडिया कैन नॉट ट्रांसपोर्ट एवरीथिंग, और उसके अंदर जो इन्वेस्टमेंट भी जो हुआ है कोल के अंदर, बिकॉज रिन्यूएबल के अंदर ज्यादा इन्वेस्टमेंट हो रहा था, तो 2017 से लेके इंडिया ने किसी भी मेजर प्राइवेट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूटर ने और जनरेटर ने कोल में इन्वेस्ट नहीं करा है। तो उसकी वजह से ये जो इंटरप्शन है डिमांड और सप्लाई की, ये रहेगी तब तक रिन्यूएबल काइंड ऑफ पावर में थोड़ा इंक्रीज करता है कैपेसिटी में। तो अगले 1-2 साल तक ये देयर विल बी पीरियड जो है कोयले की डिमांड सप्लाई थोड़ा रहेगी डिस्टर्बेड। ठीक है रुपेश, एक सवाल मेरा यह है कि अब ज़्यादातर जो पावर कंपनीज हैं वो डिस्कॉम के डेट से जुड़ी हुई थी। अब सरकार ने भी अब इससे पहले भी एक बार स्कीम लेके आके डिस्कॉम की फाइनेंशियल पोजीशंस को ठीक किया। अब आज ही हम देख रहे थे कि अडानी पावर को डिस्कॉम से अच्छी खासी रकम वापस से मिली है। ये पॉलिसी फ्रेमवर्क पर डिस्कॉम्स का कितना सरकार मैनेज कर लेगी? क्योंकि सरकार को ना दो चीज़ें बहुत परेशान करती हैं, एक तो एयर इंडिया परेशान करती है, दूसरी पावर कंपनीज। वैसे अभी क्या है, पावर कंपनीज का जो आउटस्टैंडिंग ड्यूज है वो कम से कम 1,15,000 करोड़ के आसपास है, और हमें लगता है कि जो डिले होता है टैरिफ अप्रूवल में, उसके वजह से जो कॉस्ट इंक्रीज होता है वो फुल्ली पास ऑन नहीं कर पाते। लेकिन अगर आप कुछ स्पेसिफिक स्टेट्स को देखेंगे, जैसे यूपी के पास बहुत सारा पैसा था, वो उन लोग ने पेमेंट करना चालू कर दिया, तो खाली JNK का इश्यू अभी बाकी है। फिलहाल मुझे लगता है कि ये जो 1 लाख के आसपास जो पावर ड्यूज है वो मैनेजेबल है, पर आगे जाके जैसे रिन्यूएबल का पोर्टफोलियो उनका बढ़ेगा स्टेट लेवल पे, तो ओवरऑल उनका पावर कॉस्ट भी कम होगा। तो आगे जाके हम देखते हैं कि जितना आरई का कंट्रीब्यूशन बढ़ेगा उनके ओवरऑल पोर्टफोलियो में, तो और सेक्टर में जो डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम्स आ रहे हैं, जो पैकेजेस अनाउंस हो रहे हैं स्मार्ट मीटरिंग का, TND लॉसेस कम करने का, और अगर रेगुलरली टैरिफ बढ़ता है और क्रॉस सब्सिडी चार्जेस भी कम होता है, तो मुझे लगता है ये सेक्टर काफी कमर्शियल वायबल हो जाएगा। लेकिन उसके लिए स्टेट का रिस्पांस काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मुझे लगता है सेंट्रल अभी काफी सारे स्कीम्स लेके आ रहे हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी एक्ट में अमेंडमेंट लेके आ रहे हैं, सो दैट दे विल एनकरेज और स्टेट गवर्नमेंट को और सेक्टर को फुल्ली कमर्शियली वायबल बनाएंगे। तो मुझे लगता है आगे जाके ये सेक्टर में काफी सारा डेवलपमेंट हो सकता है, जो सेक्टर के लिए काफी अच्छा हो। ऑलराइट,
तारिक, आप तो इन्वेस्टर हैं, आप इन्वेस्टिंग माइंड से ही सोचते होंगे। तो इस स्पेस में आपके को सबसे प्रॉफिटेबल बेट्स क्या लगती हैं? ऑलरेडी हम देख रहे हैं अंडर परफॉर्मेंस थी, लेकिन अभी फिलहाल पिछले कुछ दिनों से सर्ज भी किया है, लेकिन अभी भी कहाँ पर आपको वैल्यूएशन का कंफर्ट दिखता है पावर स्पेस में, जहां आपको लगता है कि इन्वेस्टिंग के अच्छे मौके बनेंगे? जी, सो प्राइवेट डिस्कॉम्स में ये अच्छा एरिया है इन्वेस्ट करने के लिए। मैं ज़्यादातर सेफ बेट्स लेता हूँ, जिससे कोई भी सेक्टर में कोई भी प्लेयर अच्छा करे तो, बट जैसे एक्सचेंज हो गया IEX, तो उसके अंदर कोई भी अगर रिन्यूएबल भी अच्छा करेगा तो भी IEX के पास मुनाफा आएगा। अगर प्राइवेट डिस्कॉम भी अच्छी करेगी तो भी IEX के इलेक्ट्रिसिटी वॉल्यूम्स इंक्रीज करेंगे, तो काइंड ऑफ अ प्रॉक्सी सेफ बेट एरिया है। और प्राइवेट डिस्कॉम्स कैन अच्छा कर सकते हैं, और स्मार्ट मीटरिंग बहुत लार्ज स्केल इम्प्लीमेंट हो रहा है, और उसके अंदर एक दो स्मार्ट मीटरिंग प्लेयर्स हैं, वो भी थोड़ा अच्छा कर सकते हैं। तो ये 3 एरियाज है। ऑलराइट, ठीक है। तो ये सारे स्पेस हैं जहां पर तारिक को लगता है कि यहाँ अपॉर्चुनिटीज इन्वेस्टिंग के लिहाज से बनते हैं। रुपेश भी अपना व्यू दे रहे थे इस पूरा स्पेस पर कि किस तरह से पॉलिसी रिफॉर्म्स आ सकते हैं और कैसे स्टेट्स के लिए चैलेंज होगा रिन्यूएबल एनर्जी को अपनाने की यहाँ बात की जा रही है। थैंक यू सो मच फॉर दिस डिस्कशन। आप दोनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया आज समय देने के लिए और हमारे साथ इस इंपॉर्टेंट डिस्कशन का हिस्सा बनने के लिए।